हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं इस वीक कैसा रह सकता है मार्केट। उससे पहले ज़रा हम ये देख लें कि कहीं इस सप्ताह छुट्टी तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 19 सितंबर यानी कि मंगलवार को गणेश चतुर्थी के ओकेज़न पे अपना मार्केट बंद रहेगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने निफ्टी 50 पे। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो पिछले सप्ताह में निफ्टी 50 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा कह सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर में एक्चुअली 298 पॉइंट लगभग लगभग अपना मार्केट ने कवर किया, यानी कि वो 1.5% होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अपना मार्केट पिछले सप्ताह बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। हालांकि आगे अब कैसा परफॉर्म करता है उसे देखना इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं सो लास्ट तक तो वीडियो देख नहीं पाते हैं, तो मैं यहीं पे इस टॉपिक को कवर कर लेना चाहता हूं। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे अगर बात की जाए क्रूड की, या फिर हो जाए रुपी की, या फिर हो जाए वो जो यूएस डॉलर करेंसी होता है, ये सब क्या है हमारे मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों एक समय पे मतलब इक्विटी मार्केट प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो भी मतलब कंडीशंस है, वो सब एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव करना मतलब ये रियली मतलब इम्पॉसिबल होता है थोड़ा-सा। बट ऐसा हो रहा है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। कोई एक तो इंस्ट्रूमेंट गलत साबित होने वाला है। अब देखते हैं गलत कौन साबित होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़े से सतर्क हो जाओ अभी जहाँ पे अपना मार्केट है वहाँ पे। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है स्टॉक स्पेसिफिक। जी हाँ दोस्तों, और इसमें सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिलायंस ने एजीएम के दौरान एक्चुअली बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 19 सितंबर को एक्चुअली वो लॉन्च करने जा रहे हैं जियो एयर फाइबर को। जी हाँ दोस्तों, तो मंगलवार को ही मतलब एक्चुअली क्या है वो मतलब 19 सितंबर आ रहा है, तो देखते हैं उसमें क्या बाहर निकल के आता है। जो भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करने का कोशिश करूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है बेल। जी हाँ दोस्तों, बेल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि बेल को एक्चुअली 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो देखते हैं इसमें कैसा परफॉर्मेंस होता है। हालांकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अभी डिफेंस और रेलवे दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी होगा मैं आगे आपको इससे रिलेटेड बताने का कोशिश करूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टाटा ग्रुप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली टाटा ग्रुप से रिलेटेड इस सप्ताह बहुत ज़्यादा न्यूज़ आया, जिसमें से कुछ तो टाटा स्टील से रिलेटेड था, तो कुछ टाटा मोटर्स से रिलेटेड था। तो एक एक करके हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स का। दोस्तों, एक्चुअली टाटा मोटर्स का एक्चुअली जो मोतीलाल ओसवाल है, एक्चुअली उन्होंने उसे बाइंग रेटिंग में डाल दिया है, और इनका टारगेट बढ़ा करके एक्चुअली 750 कर दिया है। तो ये टाटा मोटर्स के लिए तो अच्छी बात है। हालांकि हमें ये जो ब्रोकरेज होते हैं उनके व्यू पे ज़्यादा ये नहीं बनाना चाहिए। हमें अगर कंपनी पे ट्रस्ट है तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अपग्रेड या डाउनग्रेड कर देते हैं। तो ये सब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम में अगर कंपनी आपका बढ़िया है तो अच्छा ही करेगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टाटा स्टील। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि टाटा स्टील जो है सो मतलब यूके गवर्नमेंट के साथ मिलके एक्चुअली 500 मिलियन पाउंड का एक्चुअली साइन करार किया है, जिसमें एक्चुअली ये जो है सो टालपोर्ट स्टील प्लांट के लिए किया गया है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको आगे बताने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों, एक और टाटा से रिलेटेड बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया में आ सकता है, जो कि है टाटा सन्स आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, और इसका मतलब जो मतलब ये वैल्यूएशन जो लगाया जा रहा है वो तो मतलब ऐसे 11 लाख करोड़ है, बट वो एक्चुअली 5% इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे, जिसमें से मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो 55,000 करोड़ के आसपास में वो वैल्यू निकल के आता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या होता है। जो भी होगा मैं आगे इस पे आपको बताने का कोशिश करूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली वोडाफोन आइडिया ने पेमेंट किया है 1700 करोड़ का, और वो जो पेमेंट हुआ है सो एक्चुअली मतलब 5G स्पेक्ट्रम्स का जो ड्यूज़ पड़ा हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने पेमेंट किया है। और ये मतलब
अभी बहुत देर खबर आई है, तो देखते हैं इसमें एक्चुअली वोडाफ़ोन आइडिया कैसे रिएक्ट करता है। हालाँकि मतलब इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या वोडाफ़ोन आइडिया में जाना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों कि आप इसे पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करो। अगर अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो मतलब 100-200 से ज़्यादा नहीं करो, क्योंकि मतलब उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि ये रिस्की ही है। कोई मतलब इसका अगर चार्ट देखते हो तो क्या है, लॉन्ग टाइम में इसका चार्ट जो है सो डिस्ट्रक्शन को दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप नहीं जा सकते हो। फिर भी अगर आप जाना ही चाहते हो तो वही है कि मतलब उतना ही पैसा डालो कि डूब जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल जो है सो कल इसका लिस्टिंग होने वाला है, जिसका जीएमपी 34% चल रहा है। और अगर बात की जाए ईएमएस आईपीओ का, तो उसका एक्चुअली लिस्टिंग 21 सितंबर को है, जिसका जीएमपी 47% चल रहा है। तो ये दो लिस्टिंग मतलब अभी देखते हैं कैसे दोनों आईपीओ का होता है। और अभी चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए एफआईआई की और डीआईआई की, तो दोस्तों अभी पिछले 2 दिनों से एक्चुअली एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मतलब बाइंग ही करने का कोशिश किया है। हल्का सा डीआईआई ने मतलब पिछले से 1 दिन पहले सेल किया था, बट एज़ यूजुअल आपको मालूम है कि डीआईआई स्ट्रांगली बाइंग करते जा रहे हैं। एफआईआई हालांकि ज़रूर सेल किए हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से एक्चुअली उन्होंने भी बाइंग किया है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल एफआईआई भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि मतलब बाइंग मोड में आ रहा है, बट वही है कि मतलब ये एक्चुअली होता क्या है, एफआईआई मतलब 1 दिन बाइंग करते हैं तो 2 दिन सेल कर देते हैं, फिर 3 दिन सेल करते हैं, फिर 1 दिन बाइंग करते हैं। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते कि इनका मूड क्या है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक्चुअली हम कवर करते हैं क्रूड, बॉन्ड्स और रुपये की। दोस्तों अगर बात की जाए क्रूड की, तो दोस्तों क्रूड मतलब 94 को क्रॉस कर चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक्चुअली 90 के आसपास में एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स तो कूल ऑफ हो रहा है। और रुपये की अगर बात की जाए, तो रुपये दोस्तों अभी मतलब थोड़ा-सा वीकनेस को शो कर रहा है, और इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं डीएक्सवाई मतलब यूएस डॉलर करेंसी का जो चार्ट होता है, उस पे मतलब एक्चुअली वो डॉलर जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जिसके कारण अपना रूपी जो है सो वीकनेस को परसिस्ट कर रहा है। और ये एक्चुअली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अभी फ़िलहाल में हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर डीएक्सवाई को अगर वीकली बेसिस पे भी देखें उसका चार्ट को, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि अपना मार्केट ही शायद थोड़ा-सा करेक्ट हो सकता है। हालाँकि देखते हैं जो भी होगा आगे, मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।